नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ है? तो भैया फिर से साउथ इंडिया में लैंग्वेज पॉलिटिक्स। साउथ इंडिया के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब बोल रहे हैं कि हिंदी इम्पोज की तो हम होने नहीं देंगे और नेशन कमज़ोर पड़ जाएगा। देखिए, साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉलिटिकल एंगल है ना साउथ इंडिया का, दिस इज़ वेरी पैथेटिक। क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा और जिसको जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये दोनों ही कंटेक्स्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद पाकिस्तान जो क्लोजिंग सेरेमनी है एससीओ की एंटी टेरर एक्सरसाइज की, जो कि इंडिया होस्ट हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की डेलीगेशन टीम पार्टिसिपेट करेगी, इसको देखेंगे। मेंटल हेल्थ में स्टिग्मा को एड्रेस करने के लिए लैंडसेट कमीशन की रिपोर्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी $13 बिलियन हो जाएगी 2025 तक, इसके बारे में बात करेंगे। और यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के बॉस ने बोला है कि यूएन रिफ्यूजी एजेंसी का बजट हिल रहा है, आगे आने वाले समय में रिफ्यूजी सर्विसेज को चलाने में परेशानी हो सकती है। एडिटोरियल्स में 6 एडिटोरियल्स हैं, कैसे रशिया इंटरनेशनल लॉ का डिफियांस कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर यूएस में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। ओवरऑल डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन वाली जो बहस है, जो जंग है, वो जारी है यूएसए में। अब ये अक्टूबर सरप्राइजेस क्या होता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, इसको देखेंगे। फिर बिल्डिंग रेजिलियंट मिनरल सप्लाई चेन, कौन से रेजिलियंट मिनरल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। माल न्यूट्रिशन में एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। शिवसेना 2 भागों में बटी हुई, तो किसके पास कौन सा सिंबल, कौन सा नाम, इसके बारे में बात करेंगे। और आईएसएल लीग फुटबॉल के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल इसका है। तो 6 आर्टिकल्स हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया इन आर्टिकल्स का ले लेंगे। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। जरूर से वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, गिविंग समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। मतलब आपको किसी पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं है, बट फिर भी ठीक है, आप उसको मौका दे रहे हो, उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। मतलब द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग समवन एज ऑनेस्ट और डिजर्विंग ऑफ ट्रस्ट इवन देयर आर डाउट्स। मतलब डाउट्स हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से किसी पे भरोसा नहीं आ रहा, बट फिर भी आप भरोसा कर रहे हो। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तमिलनाडु सीएम स्टालिन वॉर्स अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ हिंदी। अब असल में यहां पे हुआ क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको लीड कर रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर शाह अमित शाह जी। अब इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है कि आईआईटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और जो केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रहेगा। उन राज्यों में जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, समझ गए। और अगर किसी दूसरे स्टेट में है ये आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विद्यालय, तो वहां पे लोकल लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी चेन्नई की बात करो, ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज है तमिल, तो तमिल में सिखाया जाएगा कहां पे, आईआईटी चेन्नई में, ठीक है भाई। और अगर वहीं पे आप बात करो आईआईटी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली में मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हिंदी होगा। इंग्लिश के प्रयोग को यहाँ पे थोड़ा डिस्करेज किया जा रहा है। आज की डेट में सारी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश के प्रयोग को डिस्करेज करके हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विद्यालय में हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, जैसे कि तमिलनाडु में कॉलेज है या केरला में कॉलेज है, तो तमिलनाडु में तमिल इस्तेमाल की जाएगी, केरला में मलयालम इस्तेमाल की जाएगी। तो अब यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज वाली में रीजनल लैंग्वेज। अब इस बात पे क्या प्रॉब्लम हो रही है स्टालिन साहब को, देखिए स्टालिन साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। स्टालिन साहब ये बोल रहे हैं कि ये जो हिंदी को आपने आईआईटी, आईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात की है ना, इससे आप हिंदी को मैंडेटरी करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे रिजॉल्व को चेक मत करो। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट द फायर ऑफ अवर मदर लैंग्वेज एफिनिटी। तो ये बात तो देखो, मुझे स्टालिन साहब की बिल्कुल ही बकवास लग रही है। मैं आपको एक शब्द में बताऊं, क्या है कि अगर तमिलनाडु के अंदर कोई केंद्रीय विद्यालय है, तो वहां पे पढ़ाया तमिल में जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो वहां पे हिंदी में पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी ऑप्शनल होगी, अंग्रेजी को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, अंग्रेजी को डिस्करेज थोड़ा जरूर कर रहे हैं। अंग्रेजी सिखाई जाएगी, बट सारा कागजी पत्तल काम ये हिंदी में होगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है स्टालिन साहब को, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई, जब आपके राज्य में तमिल ही सिखाई जा रही है केंद्रीय विद्यालयों में और आईआईटी, आईएम में, तो फिर आपको क्या परेशानी इनको ये है कि दुनिया भर, मतलब पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगह पे जहां पे भी आईआईटीज हैं, वहां पे दूसरे राज्य के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि आईआईटी दिल्ली में हो सकता है कुछ तमिलनाडु के बच्चों, कुछ केरला के बच्चों, कुछ आंध्र प्रदेश के बच्चों,
कुछ टीचर्स और ऑफिस बेयरर्स भी हो सकता है कि किसी दूसरे स्टेट के हो, तो उनको फिर हिंदी सीखनी पड़ जाएगी। तो ये गलत है, हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज मत करो, ये इम्प्रैक्टिकल प्रपोजल है। ये मत समझो कि हिंदी स्पीकिंग बोलने वाले बहुत प्राइमरी सिटीजन है और बाकी सब सेकेंडरी सिटीजन है। मतलब देखिए, ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है ना कि जगह के हिसाब से आपकी भाषा का इस्तेमाल होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, केंद्रीय विद्यालय में, इसमें अगर तो केंद्र की सरकार ये डिसाइड करती कि तमिलनाडु के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है वहां पे हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, तमिल इस्तेमाल नहीं होगी, तो गुस्सा समझ में आता। वहां पे तमिल में ही पढ़ाया जा रहा है और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, तो फिर परेशानी क्या है? अगर इस स्टेप को भी आप अपोज कर रहे हो, मतलब सीधी सी बात है, आप लैंग्वेज के बेसिस पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? फिर स्टालिन साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वन नेशन का कंसेप्ट भाषा के आधार पर हम पे मत थोपो, हमारी मदर लैंग्वेज की प्रति एफिनिटी बहुत है। तो ओवरऑल भाषा के आधार पर पॉलिटिक्स करी जाती है साउथ इंडियन स्टेट्स में, ये आप सबको पता है। डीएमके की कैंपेन की बात करिए, द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम, तो 1957 में रीजनल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैंपेन किया गया था, उसके बाद काफ़ी बवाल हो गया था, वायलेंस हो गया था। तो उस समय पे जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला था कि ठीक है भाई, आप अपनी लोकल भाषा इस्तेमाल करो, इंग्लिश तब तक इस्तेमाल की जाएगी जब तक नॉन हिंदी स्पीकर्स चाहते हैं। तो अभी के लिए इंग्लिश को थोड़ा डिस्करेज किया जा रहा है, उसको ऑप्शनल किया जा रहा है। तो जो तमिल, खासकर तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी है इस चीज़ को लेके कि हाँ भाई हम तो तमिल भाषी हैं, हम तो हिंदी बोलना ही नहीं चाहते, तो हम तो अंग्रेजी जब तक इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। मतलब तमिलनाडु के कुछ बच्चे जाके अगर आईआईटी दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं तो भी उनके ऊपर हिंदी इम्पोज मत करो, समझ गए? अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे वो। तो इस प्रकार की बातें स्टालिन साहब यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब हिंदी के प्रति इनकी घृणा निकल के आ रही है सामने। अब ये यहाँ पे अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करते नजर नहीं आ रहे, हिंदी को बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, भाषा के नाम पे पॉलिटिक्स है, ये साफ साफ सामने नजर आ रही है। अच्छा, ये जो ऑफिशियल कमेटी है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी है लैंग्वेज पे, जिसको अमित शाह लीड कर रहे हैं, इसने और क्या क्या बोला है? इसने बोला है कि भैया जो सेंट्रल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे अंग्रेजी भाषा की नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, इसको टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया। मैं बता दूं, अभी रिकमेंडेशन ग्राउंड लेवल पे इम्पोज नहीं हुए, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्पोज तो मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्प्लीमेंट जब होंगे तब बताऊंगा। फिर इस पर्टिकुलर कमेटी का ये भी सजेशन है कि हिंदी शुड बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए, होनी चाहिए। मैंडरिन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो हमारी हिंदी क्यों नहीं है? इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उसके बावजूद भी जो हमारी भाषा है वो भाषा यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल भाषा ही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। उसके बाद यहाँ पे केंद्र की सरकार की कमेटी ये भी बोल रही है कि जितने भी केंद्र की सरकार के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज हैं उनको हिंदी में काम करना होगा, और अगर वो डिलिबरेटली हिंदी में काम करने से मना कर रहे हैं तो फिर ये रिफ्लेक्ट किया जाएगा उनकी एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट में। मैं एक सरकारी डिपार्टमेंट में तमिलनाडु में काम कर रहा था, तो वो जो हिंदी भाषा विभाग से पत्री आ जाती है ना, जिसमें बताना होता है कि भाई कितने ऑफिसर्स को हिंदी आती है, कितने ऑफिसर्स हिंदी के बेसिस पे इंक्रीमेंट लेते हैं, कितने लोग हिंदी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कितने लोग अपनी नोटशीट हिंदी बनाते हैं। तो रिपोर्ट मुझे कंपाइल करने को दी गई। तो तमिलनाडु में बता दो, नुंगमबक्कम में हेडक्वार्टर्स थे, तो नुंगमबक्कम के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में मैं हर ऑफिसर के पास जा रहा था, ज़्यादातर वहाँ पे ओवरऑल तमिलियंस थे। तो जब मैं उनके पास जा जाके बोल रहा था कि साहब इस फॉर्म को भर दो, तो बड़े गुस्से में मेरे को देख रहे थे। नो आई डोंट नीड टू फिल लर्न हिंदी, मतलब उनको गुस्सा था, भाई नॉर्मल बोल दो कि भैया हमें नहीं भरना हिंदी का फॉर्म, चिल्ला क्यों रहे हो? समझ गया? मतलब तमिलनाडु के अंदर कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को सीखने के प्रति एक घृणा सी नजर आती है, एक प्रकार की पॉलिटिक्स नजर आती है। अच्छा, सब में नजर नहीं आती, बट एक बड़ा तबका है तमिलनाडु के अंदर जो कि हिंदी को सीखना ही नहीं चाहता। उनका लॉजिक तमिल को सेफगार्ड करने से नहीं, उनका लॉजिक हिंदी को अपोज करने से, और वो लॉजिक यहाँ पे स्टालिन साहब के स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। प्लस यहाँ पे ये जो कमेटी है वो ये भी बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में हिंदी से बातचीत होगी। सारे लेटर, फैक्सेस, ईमेल्स, इन्विटेशन लेटर, ये सब हिंदी में होंगे। फिर भैया हाई कोर्ट में जो डिसीजन दिए जाते हैं अंग्रेजी में दिए जाते हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। ये वैसे भी नॉर्मल कर केसेस में अवेलेबल होता है, बट इसको फिर से असर्ट किया है यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ने। तो ये भाषा को लेके एक और पॉलिटिक्स की न्यूज हमने डिस्कस की। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान टू ज्वाइन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया। देखिए, 13 अक्टूबर को क्लोजिंग सेरेमनी है किसकी? ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज की, जेट की। मानेसर एंटी टेरर 2022 भी इसको बोल रहे हैं।
तो जेट एक्सरसाइज की जो क्लोजिंग सेरेमनी 13 अक्टूबर को होने वाली है और अभी के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप इंडिया के पास है, तो एक्सरसाइज इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अंडर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट स्ट्रक्चर। हो कहा नहीं, ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी गार्ड्स के मानेसर गैरिसन में हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया भी रैट्स मीट के लिए जब पाकिस्तान गया था पिछले साल, अगर आप देखो तो जेट 2021 2 हफ्ते लंबी पाकिस्तान ने होस्ट की थी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी खैबर पख्तूनवाला में सितंबर 2021 में। तब इंडियन डेलीगेशन वहां गया था। अब जब मानेसर गैरिसन इंडिया में हो रही तो पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ पे आया है। इस एक्सरसाइज का टारगेट क्या है? एक्सचेंजिंग एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, build synergy between counter-terrorism forces of the SCO RATS member countries to enhance capabilities for conducting anti-terrorist operations and countering any security threats collectively। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। मई में पाकिस्तान, रशिया, चाइना और जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑफिशियल्स हैं, वो इंडिया में मिले, ठीक है ना। और ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया के पास इस समय पे चेयरपर्सनशिप है SCO RATS मैकेनिज्म की। अक्टूबर 2021 में इंडिया के पास ही आई थी। तो हर साल SCO के मैकेनिज्म के अंदर ये जेट एक्सरसाइज होती है। इस बार लीडरशिप इंडिया के पास है और इंडिया की लीडरशिप के अंदर इंडिया के अंदर एक पाकिस्तानी मिलिट्री गैरिसन आया था पार्टिसिपेट करने के लिए। अब SCO की कंडीशंस प्रोविजंस के हिसाब से हम बात दें, इसलिए पाकिस्तानी ग्रुप इंडिया में आ पाया और इसलिए इंडियन ग्रुप पाकिस्तान में पिछले साल जा पाया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जो स्टेटमेंट इशू किया संडे को, उसने ये बोला कि जो स्टेज 1 है इस एक्सरसाइज का वो कंडक्ट किया गया था 27 जुलाई से 1 अगस्त 2022 तक बाय द नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्सेस ऑफ द SCO मेंबर कंट्रीज। और जो दूसरा लेग है स्टेज 2 वो हुआ अक्टूबर 8 से 13 अक्टूबर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के मानेसर गैरिसन में, जिसमें 8 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम NCTF नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्सेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, रशियन फेडरेशन एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये सब ओवरऑल आप देख लो। 4 ऑब्जर्वर्स भी थे यहाँ पे रैट्स के। ओके, तो जो क्लोजिंग सेरेमनी है जेट एक्सरसाइज की, इसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है रैट्स की उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, SCO मेंबर कंट्रीज के डेलीगेट्स आएंगे, SCO मेंबर कंट्रीज के डिप्लोमेटिक मिशंस के जो भी लोग इंडिया के अंदर पोस्टेड हैं वो भी आएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग सेरेमनी है, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, SCO का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये रैट्स क्या है? तो SCO RATS एक परमानेंट बॉडी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या करता है? इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड इंटरैक्शन बिटवीन द SCO मेंबर स्टेट्स एज पर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। मेन फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंडिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है SCO RATS के मैकेनिज्म में। इंडिया के पास चूंकि इसकी परमानेंट मेंबरशिप है तो ओवरऑल जितने भी मैकेनिज्म अवेलेबल है SCO RATS के अंदर वो सब इंडिया के पेरूजल पे होंगे। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 हेल्थ, Lancet Commission issues call to urgently address stigma in mental health। 10 अक्टूबर 2022 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, आज जो मैं ये आर्टिकल बना रहा हूँ। लैंसेट ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट क्या बोलती है? प्लान रेडिकल एक्शन टू एंड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मेंटल हेल्थ, indicating that 90% of the people living with mental health condition feel negatively impacted by stigma and discrimination। 90% लोग जो कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस के साथ रह रहे हैं वो निगेटिवली इंपैक्टेड फील करते हैं स्टिग्मा से और डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है, इसलिए मेंटल हेल्थ में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। ठीक है भाई, 80% लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जिनके साथ भी सर्वे किया गया वो बोल रहे हैं कि स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन से ज्यादा खतरनाक, मतलब जिसको मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो तो परेशान कर ही रही है, उससे ज्यादा परेशान कर रहा है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जो लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, 90% लोगों को यह लगता है कि अगर मीडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले करे तो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ये जो लैंसेट कमीशन ऑन एंडिंग स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मेंटल हेल्थ है, इसमें 50 कंट्रीब्यूटर्स हैं दुनिया भर के, और ये जो ज्यादातर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, और वही सर्वे कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन। ओवरऑल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को भी है उनको जो भी स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेल करना पड़ता है उसके बारे में अवेयरनेस पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो कमीशन है
ये स्टिग्मा को हटाने के लिए इफेक्टिव इंटरवेंशन के एविडेंसेस को जुटा रहा है। अलग अलग सरकारें क्या इमीडिएट एक्शन ले सकती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस क्या एक्शन ले सकते हैं, इनके बारे में बातचीत की जा रही है। जो लोग भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिविंग एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है ताकि इफेक्टिवली हम एलिमिनेट कर सके मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को और डिस्क्रिमिनेशन को। फिर इस कमीशन का ये भी बोलना है कि स्टिग्मा कैन कॉज सोशल एक्सक्लूजन एंड डिसएम्पावरमेंट ऑफ पीपल with mental health conditions leading to discrimination in human rights violation, including problems in accessing health care, challenges in securing environment, and increased livelihood of health complication leading to early death. मतलब स्टिग्मा से सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है, लोग डिसएम्पावर्ड फील कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ की कंडीशन एग्रवेट हो सकती हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो होते ही हैं उन लोगों के साथ जिनको मेंटल इश्यूज हैं। आप अक्सर कर देखो कि वुमेन केयर सेंटर्स जहाँ पे मेंटली चैलेंज वुमेन होती हैं, अक्सर कर उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, रेप की न्यूज़ हमें सुनने में मिलती हैं। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ की कंडीशन की वजह से उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है और उस एक्सप्लॉयटेशन के चलते उसका हैरेसमेंट होता है। ये जो पर्टिकुलर लैंसेट रिपोर्ट है ना, इसके कमिश्नर और को फाउंडर थारा रंगस्वामी, इन्होंने क्या बोला है कि स्टिग्मा धीरे धीरे कंट्री के अंदर कम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट है। इट इज अ रियल एंड परसिस्टेंट प्रॉब्लम। अगर एक पर्टिकुलर वुमेन को सीवियर मेंटल डिसऑर्डर निकलता है तो केवल वो वुमेन परेशान नहीं होगी, उसके फैमिली मेंबर्स परेशान होंगे, क्योंकि फिर उसके फैमिली मेंबर्स को उस वुमेन की एम्प्लॉयमेंट और मैरिज दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे यहाँ पे जब लड़की 25-30 साल की होने लगती है तो फैमिली मेंबर्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है कि भाई इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये स्टिग्मा वुमेन और उनकी फैमिली मेंबर्स को भी बहुत परेशान करता है। तो ये जो कमीशन है इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया है ऑफ द एविडेंस फॉर इफेक्टिव स्टिग्मा रिडक्शन इंटरवेंशन, मतलब किस स्टिग्मा रिडक्शन इंटरवेंशन से हम ओवरऑल यहाँ पे स्टिग्मा की परेशानियों को कम कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे बातचीत की गई। एक सॉल्यूशन यहाँ पे ये बताया गया कि लोगों को इन्वॉल्वमेंट करके, पार्टिसिपेशन करके, सरकारों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल्स को, एम्प्लॉयर्स को, हेल्थ केयर, सिविल सोसाइटी, मीडिया को मोबिलाइज किया जा सकता है मेंटल हेल्थ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। प्लस एक और चीज कहा जा रहा है कि सुसाइड को तुरंत डीक्रिमिनलाइज करिए, क्योंकि कभी कभी लोग परेशान होकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उसको भी एक क्राइम यहाँ पे बना रखा है। अरे भाई, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, अपनी जिंदगी ले रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान रहा होगा। तो ऐसे कंटेक्स्ट में सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, तो सुसाइड के अराउंड जो स्टिग्मा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुसाइड के जो इंसिडेंसेस हैं, जो कोशिशें हैं, वो भी हमें थोड़ी कम देखने को मिलेगी। फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पूरी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, वर्क पार्टिसिपेशन देना चाहिए उन लोगों को जो कि मेंटल हेल्थ की कंडीशन से गुजर रहे हैं। स्कूल करिकुलम में मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरने वाले बच्चों के प्रति प्रॉपर सेशंस होने चाहिए। जो बाकी बच्चे हैं, जो नॉर्मल हैं, वो मेंटल हेल्थ से परेशान बच्चों के साथ दोस्ती रखें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। एक इंक्लूसिविटी की भावना होनी चाहिए, मजाक उड़ाने की नहीं। इंडिया में नॉर्मल कर हंसना बहुत आसान होता है, खीखी बहुत आसान होती है, अरे यार इसको परेशानी, इस पे हंसो, वो नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट द साइंस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दैट इज अ साइन ऑफ अ स्टूपिड सिटीजन। चलिए नेक्स्ट, जीएस पेपर 3, अवेयरनेस ऑफ स्पेस। इंडियन स्पेस इकोनॉमी सेट टू ग्रो $13 बिलियन बाय 2025। तो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी 2025 तक होगी $13 बिलियन, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सेगमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे इंडिया के सैटेलाइट और स्पेस इकोनॉमी सेक्टर में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला। आज की डेट में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के चलते इंडिया की स्पेस इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया के अंदर स्मॉलर सैटेलाइट्स की डिमांड बढ़ रही है, डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी। इससे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में बूस्टअप हो रहा है। दुनिया भर के ग्लोबल स्टार्टअप्स इंडिया में आके अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं। ये बोलना है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का और अर्न्स्ट एंड यंग का। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी 2020 में थी $9.6 बिलियन, ये 2025 तक पहुंच जाएगी $12.8 बिलियन। यहाँ ये कहाँ लिखा हुआ है? ये एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है जिसका टाइटल है डेवलपिंग द स्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया, फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी इस $12.8 बिलियन 2025 तक में जो सैटेलाइट सर्विस एंड एप्लीकेशन वाला सेगमेंट है, ये $4.6 बिलियन होगा 2025 तक। जो ग्राउंड सेगमेंट होगा वो $4 बिलियन होगा। जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट होगा वो $3.2 बिलियन होगा। जो लॉन्च सर्विसेज होंगी वो $1 बिलियन होंगी। लॉन्च सर्विसेज का सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 2020 में लॉन्च सर्विसेज का सेगमेंट था $600 मिलियन। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 13% की निकल के आ रही है। अगर ये 2025 तक $1 बिलियन पहुंच जाता तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पहुंच, समझ रहे हो ना, कि भाई मान लो ₹100 है, अगले साल 10% का ग्रोथ हुआ तो 110 हो गया।
फिर अगले साल 10% में ग्रोथ हुआ तो 121 हो गया, 110 का 10% मतलब 11, और 111 को 110 से जोड़ा तो 121। तो पहली बार 10 की ग्रोथ, अगली बार 11 की ग्रोथ, इसको आप बोलते हो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। समझ गया ना, मतलब हर साल कितनी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। ओके, तो इसका एवरेज निकाल लो, तो 2020 में, फिर 2021, 22, 23, 24, 25, तो हर साल एक्सपोनेंशियल बेसिस पे कितनी ग्रोथ हुई, इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकल आई ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है भाई, इंडिया का स्पेस इकोनॉमी का जो सबसे बड़ी टीआरपी है वो है लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च पे के लिए। तो सैटेलाइट यहाँ छोटी छोटी हम बना सकते हैं, कम पैसे पे बना सकते हैं, और उनको कम पैसे पे लॉन्च कर सकते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से। यूएस के मार्केट में सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, उससे सस्ती सर्विसेज इंडिया में मिलेंगी, तो लोग इंडिया में आके अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाएंगे। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही हैं लॉन्च सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए। लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इन सब में जो सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी ओवरऑल उसके लिए इंडिया एक्सपर्टीज डेवलप कर रहा है, और उस एक्सपर्टीज के बेसिस पे कल की डेट में हम अपने सैटेलाइट सेक्टर को इवॉल्व करेंगे। इस स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस वाले बिजनेसेस भी बहुत फल फूल रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो 100 स्पेस टेक स्टार्टअप्स आए हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट हुई है 2021 में $68 मिलियन की। ठीक है भाई, फिर अगली न्यूज जीएस पेपर 2, यूएन रिफ्यूजी के जो हेड है, ठीक है ना, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज फिलिपो ग्रांडे, इन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच दी जेनेवा में मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, और अपनी स्पीच में उन्होंने बोला, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग माई टेन्योर आई एम वेरिंग अबाउट यूएनएचसीआर फाइनेंशियल सिचुएशन। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का यह बोलना है कि भैया फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की बात करें, ये करती क्या है, तो सबसे पहले समझिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डेडिकेटेड टू सेविंग लाइव्स, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर रिफ्यूजीज। दूसरे देश से अगर कोई रिफ्यूजी किसी दूसरे देश में पहुंचा है, ठीक है ना, अपने देश से दूसरे, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी वेलबींग को इंश्योर करने के लिए ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे ये एजेंसी एक्टिव है, यूएनएचसीआर। ठीक है, 1950 में इसको बनाया गया था। मिलियंस ऑफ यूरोपियंस जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वॉर 2 से अफेक्टेड थे, उनकी मदद करने के लिए इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को इंडिया ने साइन नहीं किया, बट हाँ, इंडिया ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को साइन किया है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 को साइन किया है, बट यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन इंडिया ने साइन नहीं किया। तो रिफ्यूजीज से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मान लीजिए सीरिया में सिविल वॉर हुआ, सीरिया के बहुत सारे लोग भाग के किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गए, तो दूसरी कंट्री की सरकार से मदद मिले ना मिले, यूनाइटेड नेशंस ये जो रिफ्यूजी एजेंसी है इससे जरूर मदद मिलेगी। अब इस एजेंसी का ये बोलना है कि भाई यूक्रेन में वॉर हुआ, मिलियंस की तादाद में लोग भागे हैं, 100 मिलियन लोग इस समय पे फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड है, अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रही, पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, कैमरून में वायलेंस हुआ है। ऐसे केसेस में यूएनएचसीआर का बजट पहुंच चुका है $11 बिलियन साल, मतलब हर साल ये जो राइट्स कमिटी है रिफ्यूजी की, यूएनएचसीआर हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका काम क्या है कि भाई ओवरऑल जो भी लोग अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो दूसरे देश में उनके लिए कुछ तो बेनिफिशियल स्टेप्स हम लें, इसके लिए पैसा खत्म करती है ये रिफ्यूजी एजेंसी। तो यमन और सीरिया में जो हो रहा है, ठीक है ना, आपका अफ्रीका के देशों में जो हो रहा है, यूक्रेन में जो हुआ, यहाँ से जो भी लोग इधर उधर गए हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करता है, उनको बेसिक फूड देना, बेसिक एजुकेशन देना, रहने के लिए इंतजाम करना, इसमें पैसा खर्च होता है। अभी पैसों की कमी पड़ रही है। इस पर्टिकुलर एजेंसी को सबसे ज़्यादा पैसा आता है यूएस से, $2 बिलियन से ज़्यादा पैसा हर साल यूएस देता है इसको। अब जो एजेंसी के 12 प्रोग्राम्स हैं, इन 12 प्रोग्राम्स में 50% से कम फंडिंग इस समय पे अवेलेबल है इस पर्टिकुलर हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज एजेंसी के पास। मिडिल ईस्ट, यमन, यूथोपिया में कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं, और अगर पैसे सही समय पे नहीं आ पाए इस एजेंसी के पास तो माल न्यूट्रिशन के रेट्स बढ़ेंगे, जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ेगा, चाइल्ड मैरिज, लेबर एक्सप्लॉयटेशन सब बढ़ेंगे, लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बढ़ेंगी, इंटरनल सिविल वॉर की सिचुएशन निकल सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई। आगे आ जाते हैं अब अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। पहला एडिटोरियल, रशियाज कंटिन्यूड डिफियांस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्रभाष रंजन साहब ने लिखा है इस आर्टिकल को, अमन कुमार साहब ने भी दिया है। देखिए क्या, मार्च 2022 में ओवरऑल एक रेजोल्यूशन लेके आया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया के अगेंस्ट 141 कंट्रीज के द्वारा कि तुरंत यूक्रेन से पुल बैक करो, इस लड़ाई को बंद करो। लेकिन क्या रशिया ने लड़ाई को बंद किया?
नहीं किया। रशिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तुम्हें जो करना हो कर लो। अब बात यह है कि भले ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशंस रशिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रेजोल्यूशंस बाइंडिंग है। यूक्रेन ने जब अप्लाई किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी प्रोविजनल रूलिंग में मार्च में फिर से रशिया को बोला कि यूक्रेन के अंदर अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद करो। लेकिन यहाँ पे फिर वही हुआ, रशिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। रशियन ट्रूप्स यूक्रेन में अपने ऑफेंसिव को लॉन्च करते रहे, वॉर क्राइम्स यूक्रेन की जमीन पे रशियन फोर्सेस करती रही, और यूक्रेन एक ब्रेव मिलिट्री बैटल लड़ रहा है। यूक्रेन यहाँ पे पीछे नहीं हटा है, यूक्रेन लगातार अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए लड़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ जंग तो यूक्रेन लड़ ही रहा है, यूक्रेन अलग अलग इंटरनेशनल जुडिशियल इंटरवेंशन के थ्रू भी रशिया को खींच रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया यूक्रेन ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फाइल किया, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में फाइल किया, और ये सारी इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है। मिस्टर पुतिन का जो प्लान था, एक प्रकार का इंपीरियल प्लान था कि रशिया को ग्रेट बनाएंगे, रशिया की मिथिकल सिविलाइजेशन को अटेन करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं पुतिन, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पे हार एक्सेप्ट नहीं की है। यूक्रेन लगातार लड़ता जा रहा है, यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट है। अब इस बीच में रशिया ने फिर से डोनेट्स, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन, इनको भी कब्जा लिया। अब जब ये रेफरेंडम कंडक्ट किया गया तो रशिया ने बोला कि इन इलाकों ने वॉलंटरली अपने आप को रशिया के साथ जोड़ लिया है। यूक्रेन ने बोला है, और बहुत हद तक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने बोला है कि ये रेफरेंडम जेन्युइन नहीं है, ये रेफरेंडम गन पॉइंट पे कराया गया है। रशियन सोल्जर्स गन लेके, बैलेट बॉक्स लेके हर घर में जा रहे हैं और बोल रहे हैं वोट डालो। अभी बंदूक के नोक पे तो आप किसी से कोई भी वोट डलवा लो। तो दिस पर्टिकुलर रेफरेंडम इज नॉट अ जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉपुलर विल ऑफ द पीपल। इसलिए ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी इन रेफरेंडम्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन रेफरेंडम्स की जेन्युइननेस को दिखाने के लिए मिस्टर पुतिन कोट कर रहे हैं आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। ये आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि अगर आपके अगेंस्ट आर्म्ड अटैक होता है तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। रशिया बोल रहा है कि हमारे अगेंस्ट आर्म्ड अटैक हो रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि इस जंग को रशिया ने शुरू किया था, यूक्रेन ने शुरू नहीं किया था। तो यहाँ पे ओवरऑल रशिया अपने आप को कभी कभी विक्टिम की तरह दिखाता है और बोलता है हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अग्रेसर यहाँ पे रशिया ही है। ठीक है, पुतिन साहब का ये बोलना है कि जो इलाके हैं, राइट टू डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन, क्या है, डोनेट्स, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, इन इलाके में रहने वाले लोग डिसाइड करेंगे कि किसके साथ रहना चाहते हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है कि लुहांस्क और डोनेट्स में कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे रशियन एथनिसिटी के बहुत ज़्यादा लोग थे, वो रशिया के साथ मिलना चाहते थे। लेकिन ये बोलो कि लुहांस्क, डोनेट्स, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन, यहाँ पे रहने वाले सब लोग रशिया के साथ रहना चाहते हैं, ये गलत है। यहाँ पे यूक्रेनियन लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं, बट उनके ऊपर ज़बरदस्ती रशिया अपने आप को इन्फोर्स कर रहा है। इसीलिए ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का लॉजिक व्लादिमीर पुतिन दे रहे हैं ना, ये भी गलत है। अब इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को कोट किया जाता है, जैसे आर्टिकल 1 ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। फिर आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर, आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। नो डाउट यूएन चार्टर के बतेरे आर्टिकल्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ICPPR के बतेरे आर्टिकल्स को कोट करके यहाँ पे रशिया अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा हो, बट एक्शंस जस्टिफाइड नहीं है, ये सबको पता है। यूक्रेन लड़ता रहेगा और वेस्टर्न सपोर्ट रहेगा यूक्रेन के पास। एक और बात, रशिया ने जो 4 यूक्रेनियन रीजन्स का ऑक्यूपेशन किया है ना, इसको इंटरनेशनल भाषा में बोला जाएगा बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है ना भाई। अगर आप देखो तो हेग कन्वेंशन ऑफ 1899, लॉज ऑफ वॉर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ट्रीटी मतलब प्रेजेंट है तो वो है हेग कन्वेंशन ऑफ 1899। और हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 के आर्टिकल 43 के हिसाब से ये क्लियर है कि ये जो 4 इलाके रशिया ने कब्जाए हैं, this will be categorized under the category of belligerent occupation. Article 43 Hague Convention क्या बोलता है? The authority of the legitimate power or territory has passed into the hands of the occupant and later shall take all steps in his power to establish and ensure public order and safety. Furthermore, while doing so, the occupant shall respect, unless absolutely prevented, the domestic laws of the country whose territory it has been occupied. मतलब ओवरऑल टेरिटरी यूक्रेन की है, कब्जा लिया है रशिया ने, तो जो डोमेस्टिक लॉज थे उनको वहां पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करो, पीस और पब्लिक ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो। ठीक है, अब ये जो 4 यूक्रेनियन टेरिटरीज कब्जा ली हैं रशिया ने, दिस इज इन क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 43 ऑफ द हेग कन्वेंशन।
इसको बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन कहा जाएगा, और एक बार बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन कह दिया गया तो कभी भी रशिया प्रॉपर तरीके से इन टेरिटरीज के ऊपर अपना क्लेम नहीं कर सकता, और लॉन्ग टर्म में इंसर्जेंसी यहाँ पे पनपती रहेगी। वो यूक्रेनियंस जो कि अपने मातृभूमि के प्रति आप कह लो डेडिकेटेड है, वो लगातार रशियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे। एक्चुअली में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो भी पीस के प्रावधान किए गए थे इनको तोड़ के रख दिया यहाँ पे रशिया ने, ठीक है ना। सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और यूएन का मजाक उड़ा के रख दिया यहाँ पे रशिया ने, ठीक है। हालांकि रशिया को भी पूरी तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही नहीं है। ये जो यूएस था वो नाटो का एक्सपेंशन करता ही जा रहा था रशिया की तरफ, तो रशिया भी यहाँ पे नर्वस हो गया। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो इज वन ऑफ द कॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि नहीं होना चाहिए था। ओवरऑल सिर्फ रशिया के ऊपर यहाँ पे इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं है, ठीक है। एक और बात, ये जो हेग कन्वेंशन है ये हेग कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आया था, और हेग कॉन्फ्रेंसेस को लीड किया था रशियन जार निकोलस II ने। तो हेग कन्वेंशन 1899 को बनाने में रशियन लीडर्स का बड़ा हाथ रहा है, और इसी हेग कन्वेंशन को वायलेट कर रहा है रशिया इस रशिया यूक्रेन वॉर के थ्रू, ठीक है। फिर ये जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने रिसेंटली स्पीच दी और धमकी दे डाली न्यूक्लियर वेपन्स की। अभी आप न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे हो, एक तो इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहे हो, एक गैर सराह से वॉर कर रहे हो, तो उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे हो। तो अगर रशिया यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता तो यूक्रेन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को भी राइट मिल जाएगा रशिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का, और अपने आप में दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। भगवान ही की दया होगी कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है भाई। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई। यूएन चार्टर की बात की जाए तो राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है रशिया इस यूएन चार्टर को क्लोट कर रहा है ये बोलने के लिए कि यूक्रेन हम पे अटैक कर रहा है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जबकि एक्चुअली में यूक्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की मदद कर रही है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया उसका परमानेंट मेंबर है। रशिया अपने वीटो को इस्तेमाल करेगा और अपने अगेंस्ट किसी भी रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया वीटो कर देगा। और अभी कहीं ना कहीं रशिया के इस ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के पीछे चाइना भी अपना सपोर्ट दे रहा है। तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं इस समय। फिर अगला है द अक्टूबर सरप्राइज एंड द नवंबर इलेक्शंस। ये आर्टिकल लिखा है श्रीधर कृष्ण स्वामी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वॉशिंगटन में 14 साल के लिए, नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को कवर करते हैं। तो अब देखिए 2022 में नवंबर में कुछ ही हफ्ते बचे हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स यहाँ पे एक पॉलिटिकल इवेंट की तैयारी कर रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस की। ऑब्वियस सी बात है मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद 2 साल बाद, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का टेन्योर ही 4 साल का होता है। अब यहाँ पे 2022 के नवंबर के इलेक्शंस में जो होगा वही 2024 की पद पार्टी को डिसाइड करेगा। इस समय पे डेमोक्रेट्स थोड़ा टेंशन में होंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में अपनी मेजॉरिटी बना के रख पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो डेमोक्रेटिक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इसके अंदर इंटरनल डिसेंशंस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा और आइडियोलॉजी को अधेर कर रहे हैं। उस बीच में एक और प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, मिस्टर बाइडेन की जो अप्रूवल रेटिंग थी वो गिर गई थी, मिड-30s में आ गई थी। तो डेमोक्रेट्स फॉर फेसिंग अ प्रॉब्लम। हालांकि मैं अभी बता दूं कि रिसेंटली एनपीआर पोल ये बताता है कि जो बाइडेन साहब की अप्रूवल रेटिंग है वो फिर से बढ़ के 44% पे आ गई है। बट क्या ये इतनी ज़्यादा है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स डेमोक्रेट्स के फेवर में आ जाएंगे? तो देखिए इसके चांसेस बहुत कम है। अभी यूएस के अंदर कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल मुद्दे उठ के आए हैं, जैसे कि रो वर्सेस वेड जजमेंट की ओवर टर्निंग। जो भी अबॉर्शन राइट्स अवेलेबल थे यूएस वुमेन के पास, उन अबॉर्शन राइट्स को यूएस वुमेन से छीन लेना, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी ने कहीं ना कहीं यूएस के अंदर सोशल एटमॉस्फेयर को पलट के रख दिया। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं। तो इस बार के मिड टर्म इलेक्शंस में बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक तो डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक 2024 में इलेक्शन लड़ पाएगा प्रेसिडेंट की, ये चीज़ भी यहाँ पे डिसाइड होगी। अबॉर्शन राइट का मुद्दा यहाँ पे डिसाइड होगा। इन्फ्लेशन और क्राइम भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो रहा है। अभी बीच में कुछ महीनों पहले जब रो वर्सेस वेड जजमेंट को ओवरटर्न किया यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने, वो मुद्दा सबसे वायरल और ट्रेंडिंग मुद्दा था यूएस का। अभी वो चौथे पांचवें नंबर पे आ गया, पांचवें छठे नंबर पे टॉप पे आ गया इन्फ्लेशन और क्राइम। एक्चुअली में इस समय पे यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले समय में यूएस में एक लिमिट से ज़्यादा महंगाई होगी तो वो आम आदमी की जेबों को हिट करेगी, उसके फाइनेंसेस को हिट करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है आम आदमी उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत कुछ करना बाकी है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इश्यूज क्या हैं? जो व्हाइट और कॉलेज एजुकेटेड सेगमेंट इनको सपोर्ट करता है वो तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है,
लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन यंग वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खुल के वोट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। प्लस अक्टूबर सरप्राइजेस, ये बेसिकली आर्टिकल अक्टूबर सरप्राइजेस की बात कर रहा है। अक्टूबर सरप्राइजेस बार क्या क्या होने वाले हैं। अक्टूबर सरप्राइजेस का 1980 का एग्जाम्पल देता हूँ। 1979 में आपको याद होगा ईरानी रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। उस समय पे 1980 में जब इलेक्शन हुआ जिमी कार्टर के बीच में और रोनाल्ड रीगन के बीच में, जिमी कार्टर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे और इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे, और रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन कैंडिडेट थे और लड़ रहे थे प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए। उसी समय पे जब ईरानी रेवोल्यूशन हुआ था तो जो यूएस एम्बेसी थी ईरान के अंदर, वहां पे 52 अमेरिकन हॉस्टेजेस बना लिए गए, ठीक है ना। 1979 में ये शाह के रूल को हटा दिया गया, 52 अमेरिकन हॉस्टेजेस फंस गए ईरानियन रेबल्स के हाथों में। अब ओवरऑल इन हॉस्टेजेस को छुड़ाना था। अब जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन हॉस्टेजेस को छुड़ाएगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो जिमी कार्टर कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन होने से पहले वो उन हॉस्टेजेस को छुड़ा लें, और रोनाल्ड रीगन ने बैक एंड से ईरानियंस के साथ बातचीत करके इस बात को इंश्योर किया कि हॉस्टेजेस को पकड़ के रखो, जब मैं जीत जाऊंगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तब इनको छुड़ाना। तो मतलब यहां पे अमेरिकन हॉस्टेजेस इन ईरान को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। समझ गए बात को। तो ये एक प्रकार का अक्टूबर सरप्राइज था कि ओवरऑल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसमें कौन सा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपने हिसाब से काम कर पाएगा। तो जो नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था उसने ओवरऑल शुरुआत में अमेरिकन हॉस्टेजेस के रिलीज को रोक लिया, और बाद में जब रिलीज हुआ तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर इवेंट के बेसिस पे अपनी पॉलिटिकल मतलब पहुंच को वो इंप्लीमेंट किया। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। जनवरी 1981 में जब रोनाल्ड रीगन का इनॉग्रेशन हुआ, वो राष्ट्रपति बन गए, तब अमेरिकन को फाइनली ईरानियन कैप्टिविटी से छोड़ा गया, जो 52 हॉस्टेजेस थे। तो मतलब यहाँ पे हॉस्टेजेस को भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए अमेरिकन लीडरशिप ने इस्तेमाल किया। तो एक प्रकार का अक्टूबर सरप्राइज था। इस प्रकार का अक्टूबर सरप्राइज 2016 में भी देखने को मिला। उस समय पे क्या हुआ कि जो डायरेक्टर थे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के जेम्स कॉमी, उन्होंने मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस को ये इन्फॉर्म किया हिलरी क्लिंटन के कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स के बारे में। तो हिलरी क्लिंटन के डार्क पास्ट के कुछ कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स को यहाँ पे रिलीज किया गया ताकि हिलरी क्लिंटन की इमेज को बर्बाद किया जा सके, और इससे हिलरी क्लिंटन की इमेज बर्बाद हुई, अगले इलेक्शन वो जीत नहीं पाई। दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ अक्टूबर सरप्राइज कि एक ऐसी पॉलिटिकल इवेंट हुआ जिसके बेसिस पे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की आप कह लो जो भी पॉपुलैरिटी थी उसको गिराया गया, और उसके बेसिस पे इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस किया गया। फिर अगर आप देखो तो 2022 अभी भी ये हो रहा है। अभी भी अगर आप देखो तो इस समय पे जॉर्जिया में हर्शल वॉकर जो कि फुटबॉल लेजेंड है, ये डेमोक्रेटिक आप कह लो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है जॉर्जिया में। अब रिपब्लिकन्स चाह रहे हैं कि इनको हटा के हम अपना कैंडिडेट बैठा दें। क्यों? हर्शल वॉकर के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवाया, जबकि इन्होंने एक्चुअली में अबॉर्शन करवाया नहीं था, और एक बच्चा इनका इसी पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड के थ्रू ही अलग से शादीशुदा है। तो बेसिकली एक इनकम्बेंट लॉ मेकर के कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, और डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन्स इस प्रकार के प्रोसेसेस के थ्रू ओवरऑल वोटर्स के माइंडसेट को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया जा रहा है, बट जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, इस प्रकार के इश्यूज को काफ़ी कवर किया जाता है। तो आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है इस समय पे। पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स में कोई ना कोई तो बकरा चाहिए, कोई ना कोई तो स्केपगोट चाहिए यहाँ पे। तो जो फंस गया उसके बेसिस पे इलेक्शन में वोट खींचो। सऊदी अरेबिया वाला फैक्टर आ रहा है, सऊदी अरेबिया वाला फैक्टर कहीं ना कहीं जो बाइडेन के अगेंस्ट जा रहा है। अभी इस बार का एक अक्टूबर सरप्राइज ये है कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल कम पैदा करेंगे। अब बड़ी मुश्किल से ऑयल के दाम $110 से $90 पर बैरल पे आए थे। अब अगर आप 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल कम पैदा करते हो तो ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे। अब ऑयल के दाम अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे जो बाइडेन की पॉलिटिक्स को क्वेश्चन किया जा रहा है। जो बाइडेन जुलाई में सऊदी अरेबिया गए थे, सऊदी अरेबिया के लॉ मेकर्स के साथ साथ उन्होंने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। तो इस सुधार को करने के बावजूद सऊदी अरेबिया ने बिना यूएस से डिस्कस किए पेट्रोलियम के प्रोडक्शन को कम कर दिया। ये एक्चुअली में एक एंटी यूएस डिसीजन है सऊदी अरेबिया के। एक्चुअली में आप देखिए सऊदी अरेबिया का भी डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन था ओपेक प्लस का। बट ओपेक प्लस में सबसे बड़े दो प्रोड्यूसर्स रशिया और सऊदी अरेबिया। रशिया तो इनफैक्ट सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा पेट्रोल पैदा करता है, बट डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा हाथ में रहती है रशिया और सऊदी अरेबिया के। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे यूएस के स्टैंड को नहीं माना,
ये बात कहीं ना कहीं जो बाइडेन की पॉलिसीज को क्वेश्चन करती है। जो बाइडेन जुलाई में सऊदी अरेबिया में गए थे, किंग सलमान के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद यहाँ पे सऊदी अरेबिया यूएस की नहीं सुन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बाइडेन के लिए चैलेंज बन के सामने आ गया। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। बिल्डिंग रेजिलियंट मिनरल सप्लाई चेन। इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बोला कि भैया हमें एनर्जी में आत्मनिर्भरता पानी है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पे फोकस करके। अब देखिए, ऑयल एंड गैस हमारे पास लिमिटेड है, तो जब है नहीं तो हम अपने देश से पैदा कैसे करें? तो बेटर ये रहेगा कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, सोलर पावर से, विंड पावर से, इतनी ज़्यादा पैदा करें सोलर विंड पावर से कि हमें गैस और पेट्रोल की कम ज़रूरत पड़े। और ऑयल और गैस के बढ़ते दाम हमारी इकोनॉमी को किस हद तक इफेक्ट कर सकते हैं कोरोना पैंडेमिक में और यूक्रेन क्राइसिस में हमें पता चल गया। ठीक है, तो ऑयल और गैस नीड्स हमारी वल्नरेबिलिटी को किस हद तक स्टोक कर सकती है ये हमें पता है। अब इस कंटेक्स्ट में एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्सेस टू की मिनरल्स सच एज लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड रेयर अर्थ मेटल्स। ये जो की मिनरल्स हैं, इनकी रेजिलियंट और इंडिजीनियस सप्लाई चेन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सारे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल लगेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी सप्लाई को प्रॉपर तरीके से डेवलप करें, और ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये जो रिजर्व्स हैं, जो जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन्स में, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना अच्छा है नहीं। अफ्रीका के अंदर इंडिया जरूर कॉम्पीट कर रहा है, ज़्यादातर रेयर अर्थ मेटल्स के रिजर्व्स चाइना के पास हैं, और ओवरऑल जहाँ जहाँ पे भी रेयर अर्थ मेटल रिजर्व्स हैं वहाँ चाइना घुस के ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुका है, और जो भी एग्रीमेंट किया गया है उस एग्रीमेंट के चलते आगे आने वाले कई सालों तक जो भी पैदावार होगी वो किसी पर्टिकुलर कंट्री को जाएगी, इसके ऑर्डर्स भी प्लेस हो चुके हैं। तो ऐसे कंटेक्स्ट में इंडिया के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑप्शंस खत्म हो गए। इंडिया ने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सोर्सिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 2019 में। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इंडिया के अंदर जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनकी खोज की जाए और बड़े स्केल पे उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए। यहाँ पे कुछ और चीज़ों करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स के लिए ऑथर कुछ सजेशंस दे रहा है जिससे ओवरऑल हम अपने स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट से भी और फॉरेन प्रोक्योरमेंट से भी। क्या क्या किया जा सकता है? तो पहली बात तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कितनी मिनरल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है इसको आप डॉक्यूमेंट करो। आगे आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी जिस तेज़ी से ग्रो करेगी, हम पहले ही ये प्रोडक्शन करके रखें कि आगे आने वाले समय में हमें कितने ऐसे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, अब इसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, हैवी इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको बैठना पड़ेगा। क्लियर कट 5 ईयर का रोड मैप बनाना पड़ेगा जिसमें प्रॉपर टारगेट्स होंगे डिप्लॉयमेंट के, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग के, क्लीन एनर्जी एप्लीकेशंस के, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स किस प्रकार से इनमें इन्वेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करो, जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो उनको वो प्रोवाइड की जाए। देखिए, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के एक्सकवेशन में पैसा खर्च होता है, कभी कभी ये एक्सरसाइज फाइनेंशियली फ्यूटाइल हो जाती है, तो हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ देना सही नहीं है। काबिल इंडस्ट्री के साथ, काबिल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये इंडस्ट्री के साथ मिलकर मार्केट इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज डेवलप करे, एक्सकवेशंस पे ध्यान दो, जहाँ पे एक्सकवेशंस ओवरऑल वैलिड है बट थोड़े अनवायबल हो रहे हैं फाइनेंशियली, वहाँ पे सरकार भी पैसा इन्फ्यूज करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर ले पाए ये पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल मिनरल सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट स्थापित करने में कंट्री टू कंट्री निगोशिएशंस वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी सरकार को भी ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा फ्यूचर में अपने स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सप्लाई चेन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखने के लिए। ठीक है ना, हमें कंड्यूसिव ज्योग्राफीज के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। देखिए, अब जैसे अफ्रीका के किसी कंट्री के साथ आप माइंस एंड मिनरल्स का कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आप अफ्रीका के एंटरप्राइजेस से बहुत ज़्यादा आप कह लो इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं रख सकते। तो भारत सरकार अगर हमारी देश की कंपनीज को पैसा दे के वहाँ पे एक्सकवेशन करवाती है, जिस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी चाइना ने अपनाई है, तो ज़रूर हम इन कंट्रीज़ में स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को ढूंढ पाएंगे और अपने स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सप्लाई का एक साधन जुटा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गवर्नमेंट शुड जॉइंटली इन्वेस्ट इन माइनिंग एसेट्स विद जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। काबिल को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए माइनिंग जुरिडिक्शंस में, ताकि ओवरऑल बाद में जो कुछ भी वहाँ पे पैदावार हो रही है उसको बेच के जो पैसा आ रहा है उसमें इंडिया को भी शेयर मिले।
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। नो डाउट यहाँ पे टैक्स केयर का पैसा लगेगा, बट दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंडिया की जियोपॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ उन टेक्नोलॉजीज़ को भी हमें बनाना जिससे डोमेस्टिकली अवेलेबल मटेरियल्स को हम लोग ऑर्गेनाइज करके प्रोसेस करके अपने काम की चीज़ें बना सकें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम आयन बैटरीज की जो टेक्नोलॉजी है ओवरऑल, इससे हम इंडिया के अंदर तो एक्सकेवेशन कर ही सकते हैं, देश के बाहर भी एक्सकेवेशन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स ऑन बैटरीज, इसको और बाकी फील्डों में एक्सटेंड करना। तो ये सब बातें यहाँ बताई जा रही, जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलके स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के एक्सकेवेशन में रोल प्ले करना, प्लस डोमेस्टिक एक्सकेवेशन पे भी ध्यान देना। तो ये ओवरऑल एक इनपुट है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर मध्य प्रदेश से एक रिलेटेड एक आर्टिकल है। मध्य प्रदेश में माल न्यूट्रिशन को लेके मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अभी क्या है कि मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाहर निकल गया, जिसने ये बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर लार्ज स्केल फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। बेनिफिशरीज, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ THR मतलब टेक होम राशन। टेक होम राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा घोटाला, घपलेबाजी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। अब इस बीच में मध्य प्रदेश में एक चीता ट्रांसलोकेशन की एक्सरसाइज हुई। नामीबिया से चीता मंगाए गए हैं, 8 चीता कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें ठीक ठाक खर्चा हुआ है। तो अब इस पर्टिकुलर इवेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इन्वायरमेंटली देखा जाए तो ये इवेंट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, हम अपनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्वेश्चन ये उठा रही है कि जब स्टेट में 21,000 बच्चे मालनूरिश्ड हैं, 5,000 सीवियरली मालनूरिश्ड है श्योपुर में, उसके बाद आप 8 चीता के ट्रांसलोकेशन को एक बड़ा इवेंट कैसे बता सकते हो? ये जो कूनो है वो श्योपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, और श्योपुर मोरेना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मालनूरिश्ड बच्चे हैं, और जो न्यूट्रिशन फूड स्कैम है अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट के हिसाब से वो भी यहाँ पे हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखो 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ, और बीजेपी की जो एमपी थी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने बोला कि जिन सेटलमेंट्स को भी उन्होंने अडॉप्ट किया है वहाँ बच्चों के पास ना पढ़ने के सोर्सेज हैं, ना ही उनके माँ बाप के पास लाइवलीहुड के सोर्सेज हैं। कुछ माँ बाप इलीगल लिक्विड ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, और कई बार जब पैसा देने के लिए नहीं होता तो ये अपने बच्चों को बेच दे देते हैं। सोचिए, एक डेवलपिंग और डेमोक्रेटिक भारत में माँ बाप को अपने बच्चे बेचने पड़ रहे हैं अपने ड्यूज को सेटल करने के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। इस समय पे जो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब, उनकी डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही ये स्कैम निकल के आ रहा है। तो इस समय पे बहुत सीवियर प्रेशर के अंदर है शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी का बोलना है कि भाई कहीं ना कहीं स्कैम कांग्रेस के समय पे हुआ था, बात तो सही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग बीजेपी चीफ मिनिस्टर, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैठती है। ये सिर्फ ये बोल दें कि भाई कांग्रेस के समय पे स्कैम हुआ है, इससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हटा पाएंगे। तो इस समय पे द लीडरशिप ऑफ मध्य प्रदेश इज अंडर प्रेशर ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंदर वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, 3rd वर्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रहे हैं 2017-19 में। टेक होम राशन के अंदर घपलेबाजी हुई है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को ग्राउंड पर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। नेशनल इंडिकेटर से खराब है मध्य प्रदेश के इंडिकेटर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में था 41.3, जबकि नेशनल एवरेज था 31.2। देश के एवरेज से भी बुरे हैं मध्य प्रदेश के इंडिकेटर्स। 72.7% चिल्ड्रन जो कि 6 महीने से लेके 59 मंथ्स तक की एज के हैं वो एनीमिक है, उनके अंदर आयरन की कमी है, जबकि ये रेशियो पूरे देश के लिए 67.1% है, मध्य प्रदेश के लिए 72.7%। फिर अगर आप देखो तो 0 से 5 साल के बीच में 65 लाख बच्चे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 65.02 लाख, जिसमें से 10.32 लाख बच्चे मालनूरिश्ड हैं, 6.3 लाख बच्चे सीवियरली मालनूरिश्ड हैं। ठीक है, अगर आप टेक होम राशन की बात करो तो उसमें फूड ग्रेन्स आते हैं, दूसरे आइटम्स आते हैं जो कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं 49.58 लाख बेनिफिशरीज की, जिसमें बच्चे हैं आधे 6 महीने से लेकर 3 साल तक के, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स हैं 11 से 14 साल तक की। तो मतलब मध्य प्रदेश के न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठा दिया गया। ठीक है, फिर कुछ लोकल बातें भी लिख रखी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 14 सितंबर को मिनरल रिसोर्सेज मिनिस्टर बजेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार को बोलने के लिए कि भैया 100 स्कूलों में, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अजयगढ़ इन पन्ना, वहाँ पे 100 स्कूलों में मिड डे मील्स ही नहीं बांटे जा रहे हैं। तो ये भी कुछ अलग इंडिकेटर्स हैं जो मध्य प्रदेश की इनएफिशिएंसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 1992-93 में वर्स्ट परफॉर्मर था मध्य प्रदेश, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स।
यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लेम गेमिंग की बजाय ग्राउंड लेवल पे जुड़ के लोगों के लिए काम करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भाई बैटल ऑफ द सेना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एकनाथ शिंदे जी का फैक्शन, इसको नाम दे दिया गया है बाला साहेबांची शिवसेना। लेकिन ये जो बो एंड एरो वाला जो सिंबल है शिवसेना का, ये अभी किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। अब ये सिंबल ओवरऑल अपने आप में शिवसेना की आइडेंटिटी, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओवरऑल जैसा कि सिंबल की इंपॉर्टेंस मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता नाम, वो सिंबल से पहचानते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं। अब चूंकि इस समय पे शिवसेना दो भागों में टूटी हुई है, तो कोई भी बो एंड एरो वाले सिंबल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इससे पहले भी इस प्रकार की एक्टिविटीज देखने को मिली है, जैसे कि जब पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ये पार्टी टूटी थी, और जब लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी, तो भी जो अलग अलग फैक्शंस थे उनको ओरिजिनल सिंबल नहीं इस्तेमाल करने दिया गया था। और हमारे देश में अलग अलग जगहों पे सिंबल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल है लांटर्न, समाजवादी पार्टी का है बाइसिकल, ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी प्रकार से शिवसेना का जो बो एंड एरो सिंबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बो एंड एरो दिखाता है कहीं ना कहीं पार्टी एग्रेसिव है अपने एटीट्यूड में। अभी लीगल बैटल तो चालू है, सिंबल किसी को भी यहाँ पे एलोकेट किया नहीं गया है। इनहेरिटेंस किसके पास रहेगा पॉलिटिकल पार्टी का पता नहीं। अलग अलग सिंबल चुनने को बोल दिया गया, हर पार्टी को बोला गया कि 3 सिंबल की चॉइस दे दो, नाम यहाँ पे एलोकेट कर दिए गए। किसको सिंबल मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि लोग किसको सपोर्ट करते हैं। अंधेरी ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग होने वाली है, लेट्स सी यहाँ पे वोटिंग में कौन जीतता है। एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, और ऑब्वियस बात है उद्धव ठाकरे जी की तरफ से जो उनका कोई कैंडिडेट है वो खड़ा होगा। लॉन्ग टर्म में दोनों फैक्शन सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी है नहीं। ओवरऑल दोनों फैक्शंस अपने अपने प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली देखिए, तो दशहरा के इवेंट को लेकर ठाकरे साहब ने एक अलग इवेंट किया, एकनाथ शिंदे साहब ने एक अलग इवेंट किया। तो कुल मिला के शिवसेना के अंदर डिसेंशन बहुत ज्यादा है। कौन पॉलिटिकल लीगेसी को एक्वायर करेगा ये समय ही बता सकता है। और फिर आईएसएल इंडियन सुपर लीग की बात हो रही है। कोची में आईएसएल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 9th सीजन, और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में शुरू होगा ट्यूसडे से। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद और ये जो काले बादल थे इंडियन फुटबॉल के ऊपर 2 महीने पहले, जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था फीफा के द्वारा, वो सस्पेंशन अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, फीफा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है। तो कहीं ना कहीं फुटबॉल सीजन इंडिया के अंदर फिर से शुरू हो गया। इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, ये हम सब जानते हैं। हमारे को इस बात पे फोकस करने की जरूरत है कि कैसे हम अपने फुटबॉल परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। अगर आप देखो तो इंडिया की रैंकिंग बहुत ही खराब है। इंडिया की फुटबॉल टीम 106 रैंक पे वर्ल्ड रैंकिंग्स पे, एशिया में 19th रैंक पे। अगर हमें फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 खेलना है तो एशिया के अंदर टॉप 10 रैंकिंग्स में हमें आना पड़ेगा, तब जाके हमारी टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 48 टीमों का अफेयर है 2026 का। इसमें टॉप 10 एशियन टीम्स में हमें आना पड़ेगा इन 48 टीम्स में अपनी जगह बनाने के लिए। हम उससे भी बहुत दूर चल रहे हैं, और दूर तो चलेंगे ही ना। हमारे यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हिला हुआ है। पॉलिटिशियंस हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट इंडिया के अंदर हो नहीं रहे। हालांकि आईएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि कहीं ना कहीं फुटबॉल के आर्किटेक्चरल स्किल्स को इंडिया के अंदर इंप्रूव कर सकता है। वो कितना इंप्रूव करेगा नहीं करेगा वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो आईएसएल की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बताया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कुछ और प्लेयर्स के नाम लिए जा रहे हैं जैसे कि सुरेश वांगजाम, अंकित जाधव, लालिंग, मवई और पुआ। ये कहीं ना कहीं इंडिया में बडिंग फुटबॉल प्लेयर्स हैं। आगे आने वाले समय में फुटबॉल में इस प्रकार के और प्रॉमिसिंग प्लेयर्स निकल के आए, स्किल लेवल इंक्रीज हो, हमारी टीम भी इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल में कॉम्पीट करे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। लेट्स सी हम कब देख पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड